हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 29 जनवरी, दिन बुधवार। आप देख रहे हैं आज दिन भर की 25 बड़ी खबरें सिर्फ खबरनामा पर। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने ज़रूरी सुझाव हमें कमेंट कीजिए। देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए खबरनामा को सब्सक्राइब करें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी में अमेरिका का दौरा करेंगे। यह जानकारी उन्होंने पत्रकारों को दी और कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी से वो व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चाएं होंगी। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच फ़ोन पर बातचीत हुई, जिसमें यह दौरा तय हुआ। प्रधानमंत्री मोदी का यह अमेरिका दौरा पिछले साल सितंबर में उनके दौरे के बाद होगा। भोजपुरी गायक सूरज सिंह हुए गिरफ्तार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू यादव पर अश्लील गाना गाने का लगा था आरोप। बिहार में भोजपुरी सिंगर सूरज सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। सूरज सिंह पर आरोप है कि उन्होंने सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव पर अश्लील गाना गाया था। इसको लेकर आरजेडी और जेडीयू ने आपत्ति जताई। इसके बाद ये कार्रवाई। पश्चिम बंगाल सरकार ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को नदिया जिले में जमीन आवंटित करने की मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार की ओर से बीएसएफ को नदिया जिले के करीमपुर में लगभग 0.9 एकड़ जमीन आवंटित करने की मंजूरी मिली है। इस जमीन का उपयोग सीमा सुरक्षा बल की ओर से चौकी बनाने और तारबंदी के लिए किया जाएगा। बीएसएफ ने राज्य सरकार से जमीन की मांग की थी। सीमा सुरक्षा बल ने राज्य सरकार से जमीन की मांग की थी, जिस पर राज्य सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में चर्चा की गई। इसके बाद जमीन आवंटन की मंजूरी मिल गई। ये फैसला ऐसे समय में आया जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस महीने की शुरुआत में बीएसएफ पर बांग्लादेश से घुसपैठ की अनुमति देने का आरोप लगाया था। आज है मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। इस दिन स्नान दान की परंपरा सदियों से चली आ रही है। आज के दिन पितरों का तर्पण और पिंडदान करने से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज के दिन भगवान शिव का पूजन भी बहुत पुण्यकारी माना गया है। आपको बता दें, हिंदू धर्म शास्त्रों में अमावस्या की तिथि बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। साल में 12 अमावस्या होती है। माघ महीने में पड़ने वाली अमावस्या मौनी अमावस्या कहलाता है। मौनी पर स्नान दान बहुत शुभकारी माना गया है। इस दिन स्नान दान से पुण्य मिलता है। मौनी अमावस्या पर पितरों का तर्पण और पिंडदान किया जाता है। इस दिन महादेव की पूजा बहुत पुण्यकारी माना गया है। इस बार मौनी अमावस्या पर आज कई शुभ और दुर्लभ योगों का निर्माण हो रहा है। इन योगों में महादेव के पूजन से अक्षय फल प्राप्त हो जाएंगे, जीवन के सभी दुख दूर होंगे। मौनी अमावस्या कब है, साथ ही इस दिन किस शुभ योगों का निर्माण होने जा रहा है, मौनी अमावस्या पर महादेव की पूजन कैसे करनी चाहिए, इस पर एक अलग से वीडियो आ जाएगी, उसे ज़रूर देखें। केंद्रीय बजट पर हर खास वर्ग की निगाहें टिकी हैं। इस बजट से सभी को कुछ ना कुछ उम्मीदें हैं। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आम बजट पेश करने वाली हैं। ऐसे में भागलपुर के लोगों से खास बातचीत हुई, जिसमें ये समझने की कोशिश की गई कि यहाँ के दुकानदारों को बजट से क्या उम्मीदें हैं। उनका कहना है कि ग्राहक बाज़ारों में आते हैं, लेकिन उनका काम ठीक से नहीं चल रहा है। दुकानदारों का कहना है कि ग्राहकों के पास खरीदारी की क्षमता नहीं बची है। उनके मुताबिक इस समय लोगों की हालत काफ़ी ख़राब है। आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव से पहले बड़ा दावा करते हुए बीजेपी पर हरियाणा से दिल्ली आ रहे पानी में जहर मिलाने का आरोप लगाया है। केजरीवाल ने कहा वहां की बीजेपी सरकार हरियाणा से आने वाले यमुना के पानी में जहर मिला रही है। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए ये भी कहा, देश ने आज तक इतनी गंदी राजनीति नहीं देखी। अगर दिल्ली की जनता बीजेपी को वोट नहीं दे रही है तो क्या आप दिल्ली की जनता को जहर मिला हुआ पानी पिलाकर मार देंगे? इसके बाद आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने हरियाणा की सैनी सरकार पर आरोप लगाया कि हरियाणा से दिल्ली आ रहे यमुना के पानी में जहर मिलाया जा रहा है। इस पर अब चुनाव आयोग ने सैनी सरकार से जवाब मांगा है। चीन और अमेरिका के बीच में अक्सर रेस देखने को मिलता है। ये दोनों देश हर क्षेत्र में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में रहते हैं। इस बार चीन ने टेक्नोलॉजी दुनिया में हलचल पैदा कर दी है, जिसकी वजह से सिलिकॉन वैली पूरी तरह से हिल गया है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी टेक्नोलॉजी कंपनियां चीन के इस कारनामे की वजह से टेंशन में है। चीनी कंपनी डीप सीक लैब ने R1A1 मॉडल लॉन्च किया है, जो इस समय दुनिया भर में काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में यह चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी जैसे AI से काफ़ी आगे निकल गया है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछा कि क्या गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी समाप्त हो जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेताओं में कैमरे के समक्ष डुबकी लगाने की होड़ मची है। महाकुंभ स्नान को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष की टिप्पणी पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने उन पर निशाना साधा है। मध्य प्रदेश के मऊ शहर में जय बापू जय भीम जय संविधान रैली को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि बीजेपी नेता तब तक डुबकी लगाते रहते हैं जब तक कि यह कैमरे पर अच्छा न लगे। हालांकि उन्होंने जोर दिया यह कहकर कि किसी की आस्था पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यदि किसी की उनकी टिप्पणी से ठेस पहुंची तो वो इसके लिए माफ़ी भी मांगते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, नरेंद्र मोदी के झूठे वादों के जाल में मत फंसिए। क्या गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी खत्म हो जाती है? क्या इससे आपका पेट भर जाता है? मैं किसी की आस्था पर सवाल नहीं उठाना चाहता। अगर किसी को बुरा लगा तो माफ़ी मांगता हूँ। जसप्रीत बुमराह की बात करेंगे। जसप्रीत बुमराह की गिनती आज की तारीख में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज के तौर पर होती है। हर मौके पर वे इसे साबित भी करते हैं। बुमराह जिस तरह की घातक गेंदबाजी इस वक्त कर रहे हैं, दूसरा कोई भी पेसर उनके आसपास भी नहीं है। अब आईसीसी ने भी जसप्रीत बुमराह का लोहा माना है। आईसीसी ने उन्हें टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए चुना है। ये पहली बार है जब भारत के किसी तेज गेंदबाज को ये अवार्ड दिया जा रहा है, इसलिए ये उपलब्धि और भी खास हो जाती है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू हो गया है। अब इसके बाद शादी, तलाक, मेंटेनेंस, संपत्ति का अधिकार, गोद लेने और उत्तराधिकार समेत तमाम नियमों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आपको बता दें, उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू हो गया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसका औपचारिक ऐलान कर दिया। सीएम ने समान नागरिक संहिता को लेकर वेब पोर्टल भी लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रयागराज महाकुंभ से लौट रही भीड़ के कारण जिलाधिकारी ने सभी स्कूल बंद कर दिए हैं। इस संबंध में एक आधिकारिक आदेश भी जारी किया गया है। जिलाधिकारी ने 26 जनवरी की देर शाम निर्देश जारी कर स्कूलों को बंद रखने और कक्षा 1 से 12 तक की कक्षाएं ऑनलाइन संचालित करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि कुंभ मेले के कारण वाराणसी में स्कूल बंद, अब चलेंगी ऑनलाइन क्लासेस। अमेरिका में ट्रंप की वापसी ने चीन और पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने पनामा नहर को फिर अमेरिका के नियंत्रण में लेने का ऐलान करके जहां शी जिनपिंग की नींद उड़ा दी है, तो वहीं आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की घोषणा करके पाकिस्तान को फिर से सदमा दे दिया है। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप ने चीन और पाकिस्तान को सबसे बड़ा टेंशन दिया। इससे दोनों देशों में हड़कंप मच गया। शपथ ग्रहण के पहले तक ट्रंप ने चीन से रिश्ते सुधारने का संकेत दिया था, मगर शपथ ग्रहण के बाद अपने एक ऐलान से उन्होंने चीन को चौंका दिया। वहीं पाकिस्तान को भी गहरे सदमे में डाल दिया है, मगर इस मौके पर भारत ने छक्का जड़ दिया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण करने के बाद मैक्सिको के बॉर्डर पर इमरजेंसी लगाने के बाद दूसरा सबसे बड़ा ऐलान किया, वह चीन से जुड़ा है। ट्रंप ने कहा कि वह पनामा नहर को पूरी तरह अपने नियंत्रण में लेंगे। आपको बता दें, इस नहर का अधूरा निर्माण अमेरिका ने 1914 में पूरा किया था। 1978 तक यह अमेरिका के ही नियंत्रण में थी। 1989 से अमेरिका और पनामा इस पर संयुक्त रूप से नियंत्रण करने में लगे हैं, मगर बाद में 1999 में अमेरिका ने इसका नियंत्रण पनामा को सौंप दिया था। बाद में यह नहर पनामा को सौंपे जाने के बाद चीन ने पनामा से गहरी दोस्ती कर ली। चीन ने पनामा नहर पर 2 बड़े पोर्ट बना दिए। धीरे धीरे पनामा नहर का नियंत्रण चीन के हाथों में चला गया। आपको बता दें कि दुनिया के तमाम देश व्यापार के लिए पनामा नहर के जलमार्ग का ही इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका भी इसी का इस्तेमाल करता रहा है। अगर अमेरिका के पास यह नहर नहीं होगी तो उसे पूर्वी से पश्चिमी अमेरिका जाने में ही 20 किलोमीटर से अधिक का चक्कर काटना पड़ेगा। इससे 1 हफ्ते का समय और ईंधन जाया होता है, जबकि इस मार्ग के इस्तेमाल से 10 से 12 घंटे लगते हैं। इसलिए अमेरिका के लिए यह नहर ज़रूरी है। वहीं पनामा पर अमेरिका की नज़र गड़ती देख शी जिनपिंग टेंशन में आ गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जेलेंस्की पूरी तरह से तैयार हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन के साथ समझौता करना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि वह रूसी राष्ट्रपति के साथ यथाशीघ्र मुलाकात करेंगे। इससे पहले उन्होंने अपने रूसी समकक्ष को यूक्रेन में बेवकूफ़ी भरी जंग खत्म करने या फिर ऊंचे शुल्क और प्रतिबंधों का सामना करने की चेतावनी दी थी। 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने वाले ट्रंप ने अपने स्वामित्व वाले सोशल मीडिया मंच ट्रूथ सोशल पर ये बात कही।
आपको बता दें 29 जनवरी को मौनी अमावस्या है और 29 जनवरी को मौनी अमावस्या से पहले ही प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। आस्था के इस मेले में पहुंचने के लिए हर शख्स जतन कर रहा है। लोग थक भी रहे हैं लेकिन मां गंगा की आस्था सब पर भारी है। मेले में प्रवेश करते ही भीड़ इतनी बढ़ रही है कि लोग एक दूसरे से टकरा टकरा कर चलने को मजबूर हैं। आपको बता दें प्रयागराज में सनातनी आस्था के महापर्व महाकुंभ का आज 16वां दिन है। सुबह से ही लाखों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ में भीड़ लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। आगामी 29 जनवरी को मौनी अमावस्या से पहले ही प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। रविवार की छुट्टी का असर साफ साफ देखने को मिल रहा था और हर दिशा से श्रद्धालु संगम की ओर बढ़ रहे हैं। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और हाईवे पर श्रद्धालुओं का सैलाब देखा जा सकता है। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन बाजार निवेशक बाजार में सुधार की उम्मीद करते हैं लेकिन उनको निराशा हाथ लगती है। आज हफ्ते के पहले दिन का कारोबारी दिन सोमवार को निफ्टी 50 से 23,000 के सभी सपोर्ट को भी तोड़ दिया। वहीं सेंसेक्स भी 76,000 के नीचे चला गया। बाजार बंद होने पर बीएसई सेंसेक्स 824.29 अंकों की बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ। सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एक ऑप्शन के रूप में एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस आगामी 1 अप्रैल 2025 से शुरू करने जा रही है। सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। यह एकीकृत पेंशन योजना ऐसे केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होगी जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आते हैं और जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत इस विकल्प को चुनते हैं। इसके तहत एक न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित हो सकेगी। इस जारी नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि योजना के अंतर्गत सुनिश्चित भुगतान तब तक जब पूर्ण सुनिश्चित भुगतान की दर सेवानिवृत्ति से ठीक पहले 12 मासिक औसत मूल वेतन का 50% होगी। परिवहन मंत्रालय ने रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी और ऑटोमेटेड टेंशन स्टेशन के नेटवर्क के माध्यम से पूरे देश में अनुपयुक्त प्रदूषणकारी गाड़ियों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक इकोसिस्टम बनाने के लिए स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण कार्यक्रम वीवीएमपी या व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी शुरू की है। प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए सरकार अपनी क्षमता के हिसाब से सभी जरूरी कदम उठा रही है। ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाली BS2 और उससे पहले की गाड़ियों को स्क्रैप करने को लेकर नया अपडेट आया है। भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय ने BS2 और उससे पहले के उत्सर्जन मानकों वाली गाड़ियों को हटाने के बाद नई गाड़ियों की खरीद पर एक मुश्त टैक्स में छूट को दोगुना कर 50% तक करने का प्रस्ताव जारी किया है। फिलहाल पुरानी प्राइवेट गाड़ियों को कबाड़ करने के बाद नई गाड़ी खरीदने पर मोटर व्हीकल टैक्स में 25% की छूट दी जाती है, जबकि कमर्शियल गाड़ियों के मामले में ये छूट 15% तक ही सीमित है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और तेल संपन्न प्रांत अल्बर्टा की मुख्यमंत्री डैनियल स्मिथ दोनों का मानना है कि कनाडा 1 फरवरी से लागू होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 25% टैरिफ से बच सकता है। ट्रूडो और स्मिथ का कहना है कि कनाडा एनर्जी सेक्टर में सुपर पावर है और उसके पास तेल और खनिज के जो भंडार हैं उनकी अमेरिका को ज़रूरत है। हालांकि ओंटारियो के मुख्यमंत्री डग फोर्ड जो कनाडा के निर्माण और ऑटोमोबाइल क्षेत्र के प्रमुख नेता हैं, उन्होंने कहा है कि ट्रेड वॉर 100% ही होनी चाहिए। आपको बता दें डोनाल्ड ट्रंप ने जंग का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के बयानों पर भड़के हैं कनाडा के नेता। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो और अल्बर्टा की मुख्यमंत्री स्मिथ दोनों का मानना है कि कनाडा 25% टैरिफ से बच सकता है, जबकि ओंटारियो के मुख्यमंत्री फोर्ड का कहना है कि अमेरिका से व्यापार युद्ध निश्चित है जो देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। बिग बॉस कन्नड़ 11 के विजेता बने हनुमंत लमानी। उन्हें 5.2 करोड़ वोट मिला था। किच्चा सुदीप द्वारा होस्ट किए जाने वाले शो बिग बॉस कन्नड़ 11 के विजेता हनुमंत लमानी ने नया इतिहास रच दिया। इस पॉपुलर शो में पहली बार कोई वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट विनर बना है, जिसके बाद से हनुमंत की एल्विश यादव से तुलना हो रही है। आपको बता दें एल्विश यादव भी वाइल्ड कार्ड एंट्री किए थे और बिग बॉस के विनर बने थे। आज सरकार ने रिफाइंड खाद्य तेलों के आयात को विनियमित करने, साबुन और नूडल्स जैसे तैयार उत्पादों के शुल्क मुक्त देश में आने वाली आयात खेपों को प्रतिबंधित करने और डी ऑयल राइस
पर 5% जीएसटी लगाने का आग्रह किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंपे गए अपने बजट पूर्व ज्ञापन में सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात निर्भरता को कम करने के लिए वित्तीय सहायता में वृद्धि के साथ खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन शुरू करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि NMIEO को मौजूदा 10,000 करोड़ रुपए के मुकाबले अगले 5 वर्षों के लिए न्यूनतम 25,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ लागू करने की जरूरत है, ताकि देश की आयातित तेलों पर निर्भरता को वित्त वर्ष 2029-30 तक 65% के मौजूदा स्तर से घटाकर 25 से 30% किया जा सके। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या, 3 फरवरी को बसंत पंचमी और 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा जैसे प्रमुख स्नान को देखते हुए एयरलाइन कंपनियों ने प्रयागराज के टिकट का किराया कई गुना बढ़ा दिया। आपको बता दें, आमतौर पर दिल्ली से प्रयागराज की फ़्लाइट टिकट 10 से 15,000 रुपये की पड़ती है, लेकिन इन दिनों में लंदन से भी दुगना हुआ प्रयागराज का किराया। इसे देखते हुए सरकार ने बुलाई मीटिंग। आपको बता दें, 144 साल बाद लगे प्रयागराज में लगे महाकुंभ में अभी तक 12 करोड़ से भी ज़्यादा श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। इतना ही नहीं, 13 जनवरी को शुरू हुए 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ में रोज़ाना करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं। जिन लोगों को बस और ट्रेन में टिकट नहीं मिल रही है, वे लोग संगम में डुबकी लगाने के लिए फ़्लाइट से प्रयागराज पहुंच रहे हैं। दिल्ली और मुंबई से प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में एयरलाइंस कंपनियों ने दिल्ली और मुंबई से प्रयागराज जाने वाली फ़्लाइट्स के किराए में कई गुना बढ़ोतरी कर दी है। प्रयागराज के किराए को लेकर DGCA के साथ साथ सरकार भी हैरान है। सरकार ने प्रयागराज की फ़्लाइट टिकट को ध्यान में रखते हुए एक अहम मीटिंग बुलाई है। अगर आप PNB के ग्राहक हैं और आपने 30 नवंबर 2024 तक अपने बैंक खाते का KYC अपडेट नहीं कराया था, तो आपके लिए इस बार KYC अपडेट कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 26 जनवरी से पहले KYC अपडेट नहीं कराते हैं, तो आपके बैंक खाते में कई तरह के प्रतिबंध लग सकते हैं, जिससे आप कोई ज़रूरी और अहम काम भी नहीं कर पाएंगे। पंजाब नेशनल बैंक मार्केट कैप के लिहाज से देश का तीसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। अगर आप पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक हैं, यानी अगर आप PNB में आपका अकाउंट है, तो ये खबर आपके लिए बहुत अहम है। जी हाँ, इस मामले में PNB ने अपने ग्राहकों के लिए एक नोटिस जारी किया है। अगर आप PNB के ग्राहक हैं और आप इस नोटिस को इग्नोर करते हैं, तो आपके लिए समस्याएं खड़ी हो सकती है। दरअसल PNB ने अपने ग्राहकों को KYC डिटेल्स को अपडेट कराने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार ने देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़े तोहफे का ऐलान किया है। केंद्र ने अपने कर्मचारियों को अवकाश यात्रा रियायत LTC के तहत अब वंदे भारत एक्सप्रेस और तेजस एक्सप्रेस से यात्रा करने की अनुमति दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग DOPT को LTC के तहत अलग अलग प्रीमियम ट्रेनों की स्वीकार्यता के बारे में अलग अलग ऑफिसों व्यक्तियों से कई सुझाव मिले थे, जिसके बाद केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को LTC के तहत वंदे भारत और तेजस में यात्रा करने की मंजूरी देने का फैसला किया है। ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस देने वाली कंपनियों में ओला और उबर को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने एप्पल यूजर्स के लिए अलग और एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अलग किराया वसूलने के एक मामले में नोटिस भेजा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक प्राधिकरण ने नोटिस जारी कर भारत में ग्राहकों से उनके मोबाइल फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर अलग अलग दरें वसूलने के आरोप में दोनों कंपनियों से जवाब मांगा है। असल में ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस देने वाली कंपनियां ओला और उबर कोई भी एंड्रॉयड यूज़र से कम पैसों का चार्ज करती है, और अगर कोई एप्पल यूज़र्स है तो उससे अलग किराया वसूल करती है। इस मामले में उन्हें नोटिस मिला है। एक अच्छी खबर, भारत और चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने का फैसला किया है। इस बात की जानकारी विदेश मंत्रालय ने आज दी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने भारत और चीन के बीच विदेश सचिव उप विदेश मंत्री के बीच बैठक के लिए 26-27 जनवरी को बीजिंग का दौरा किया। इस दौरान दोनों पक्षों ने 2025 की गर्मियों में कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने का फैसला किया है। ये यात्रा 2020 से बंद पड़ी थी। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच बैठक में इसे फिर से शुरू करने का फैसला किया गया। विदेश मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, दोनों पक्षों ने 2025 की गर्मियों में कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने का फैसला किया।
संबंधित तंत्र मौजूदा समझौतों के अनुसार ऐसा करने के तौर तरीकों पर चर्चा करेगा। उन्होंने जल विज्ञान संबंधी आंकड़ों के प्रावधान को फिर से शुरू करने और सीमा पार नदियों से संबंधित अन्य सहयोग पर चर्चा करने के लिए भारत और चीन विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र की जल्द ही बैठक आयोजित करने पर भी सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फ़ोन पर बातचीत की। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों नेताओं ने पहली बार फ़ोन पर बातचीत की। इस फ़ोन कॉल पर दोनों नेताओं के बीच भारत अमेरिका के रिश्तों को लेकर चर्चाएं हुई। दोनों के बीच स्क्वाड की होने वाली अगली बैठक के साथ ही कई वैश्विक मुद्दों को लेकर भी बातचीत हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति से बातचीत के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, अपने प्रिय मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करके बहुत खुशी हुई। उन्हें ऐतिहासिक दूसरे कार्यकाल के लिए बधाई दी। हम पारस्परिक रूप से लाभकारी और भरोसेमंद साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम अपने लोगों के कल्याण और वैश्विक शांति, समृद्धि और सुरक्षा के लिए मिलकर साथ काम करेंगे। होबार्ट हरिकेन्स ने बिग बैश लीग 2024-25 का खिताब जीत लिया है। इस टीम ने पहली बार बिग बैश लीग का टाइटल जीता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चैंपियन होबार्ट हरिकेन्स को कितने पैसे मिलेंगे? बिग बैश लीग चैंपियन की इनामी राशि कितनी है? आईपीएल चैंपियन की तुलना में बिग बैश लीग जीतने वाली टीम को कितने पैसे मिलते हैं? दरअसल आपको जानकर हैरानी होगी कि आईपीएल के मुकाबले बिग बैश लीग की इनामी राशि काफ़ी कम है। आईपीएल जीतने वाली टीम को 20 करोड़ रुपए मिलते हैं, वहीं बिग बैश लीग चैंपियन टीम को महज 2 करोड़ 45 लाख रुपए मिलते हैं। इस तरह बिग बैश लीग चैंपियन होबार्ट हरिकेन्स को 2.45 करोड़ रुपए ही मिलेंगे। आईपीएल 2024 का खिताब कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता था, जिसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स को इनामी राशि के तौर पर 20 करोड़ रुपए मिले थे, जबकि रनर अप सनराइजर्स हैदराबाद को 13 करोड़ रुपए मिले थे। इस तरह आईपीएल की रनर अप टीम को बिग बैश लीग चैंपियन से तकरीबन 5 गुना ज़्यादा पैसा मिलता है। इन आंकड़ों से साफ है कि बिग बैश लीग की प्राइज मनी आईपीएल के सामने कहीं नहीं टिकती। आईपीएल की प्राइज मनी बिग बैश लीग की प्राइज मनी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। विक्की कौशल की अपकमिंग फिल्म छावा रिलीज से पहले ही विवादों में फंस गई है। 22 जनवरी को फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था, जिसे देखने के बाद लोगों ने इसका जमकर विरोध शुरू किया। ट्रेलर में संभाजी महाराज, विक्की कौशल और उनकी पत्नी यसुबाई रश्मिका मंदाना को डांस करते हुए दिखाया गया, जिसे लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से लेकर दूसरे मंत्री ने विरोध जताया। अब ऐसे में छावा के डायरेक्टर एमएनएस चीफ राज ठाकरे से मिले हैं। छावा डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर ने एमएनएस चीफ राज ठाकरे से मिलकर उन्हें यह तसल्ली दी है कि फिल्म से आपत्तिजनक सीन्स डिलीट किए जाएंगे। लक्ष्मण ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि सीन हटाए जाने के बाद ही छावा 14 फरवरी को थिएटर्स में दस्तक देगी। डायरेक्टर ने अपने स्टेटमेंट में कहा, मैं राज ठाकरे से मिल चुका हूं, वो एक एक्साइटेड रीडर और स्टडी करने वाली शख्सियत है। देश की राजधानी दिल्ली में हुए एक सर्वे में पता चला है कि 18 से अधिक उम्र के लगभग 50% वयस्क फैटी लीवर की बीमारी से ग्रसित पाए गए हैं, जो कि लीवर के सड़ने का पहला स्टेज होता है। एक सर्वे में यह खुलासा हुआ है कि दिल्ली के हर दूसरे व्यक्ति को लीवर सड़ाने वाली इस बीमारी की शिकायत है।